नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। साथियों, प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है। प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खास और आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो या फिर मौसम, मानसून और बारिश से जुड़ी तमाम बड़ी खबर हो, तमाम बड़े अपडेट्स हो और ये सभी आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, हमारे स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश्वरी जी और छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। लेकिन सबसे पहले हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबरें कौन सी है जो अखबारों में खास हेडलाइंस बनी है और क्यों बनी है? देखिए मनीष, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट के बाद में जो सियासी समीकरण हुए हैं, अंतरिम सरकार बनाई गई है और अब जिस तरह से भारत का जो रुख रहा है मतलब बांग्लादेश को लेकर के, क्योंकि शेख हसीना वहाँ लौटी, भारत आई हैं वहाँ से और उसके बाद में दूसरे देशों में शरण की बात कही है। हालाँकि अब ये बात कही जा रही कि अगर शेख हसीना वहाँ लौटती हैं, बांग्लादेश जाती हैं तो उन पर केस चलेगा। लेकिन बांग्लादेश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भारत हमारा पड़ोसी देश है, वो हमारे मामले में दखल ना दे बल्कि हम मदद करें। क्योंकि अंतरिम सरकार ने कमान संभाल ली है और कुछ शहरों में हिंसा और छुट-पुट घटनाएँ अभी भी जारी हैं। इस बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री जो गृह मामलों के सलाहकार हैं सखावत हुसैन, उन्होंने हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा दिया है और बढ़ते हालात के मद्देनजर उन्होंने कहा है कि भारत को पड़ोसी के रूप में हमारी मदद करना चाहिए, लेकिन दखल देने से बचना चाहिए। उन्होंने शेख हसीना के भारत में रहने सहित कई मुद्दों पर बात की है। दूसरी खबर की बात करें जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से है, जहाँ कमला का जो सकारात्मक रवैया है तो ट्रंप जो है गुस्से को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि कमला की बढ़त से कहा जा रहा है कि ट्रंप बौखला गए हैं और अमेरिका में 5 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रपति चुनावों की रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस के शामिल होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। कमला हैरिस के आने के बाद पिछले 3 सप्ताह में ट्रंप का चुनाव प्रचार सबसे बुरे दौर से गुजरा और वे कमला के मुकाबले के लिए कोई मजबूत रणनीति या मुद्दा बनाने में अब तक सफल नहीं हो पाए। इस बीच ट्रंप ने कहा है, दावा किया है कि पिछले हफ्ते उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मिशिगन रैली जो थी उसमें भीड़ नहीं थी। ट्रंप का आरोप है कि कमला हैरिस की रैली में भीड़ दिखाने के लिए एआई का सहारा लिया गया, एआई का इस्तेमाल किया गया। ट्रंप का कहना है कि भीड़ की फर्जी तस्वीर पर हैरिस को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हैरिस को 2024 में चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि फर्जी छवि बनाना चुनाव पुनः हस्तक्षेप है। दूसरी खबर की बात करें कि हेडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लेकर के हालांकि बाजार को उस रिपोर्ट का कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन सियासत गर्म हो गई। एक तरफ जहां विपक्ष की मांग है कि सीबी चीफ जो है वो इस्तीफा दें और जेपी की जांच हो, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस देश को कमजोर करना चाहती है। भाजपा नेताओं के जो बयान आए हैं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उस रिपोर्ट को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के जो बात सामने आई है, ये सेबी प्रमुख जो है माधुरी बुच हिडनबर्ग के रिसर्च के आरोपों के बावजूद शेयर बाजार स्थिर रहा है और सेंसेक्स का कारोबार जो रहा है, कारोबार के दौरान 479 अंक गिरे, लेकिन सिर्फ 56.99 अंक की गिरावट के साथ 76,648.92 पर बंद हुआ है। तो बाजार पर तो कोई असर नहीं दिखा है, लेकिन सियासत में इसका असर ज्यादा दिख रहा है। कुछ और खबरों का जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो याचिका है, सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा, क्योंकि जिस तरह से मनीष सिसोदिया की को जमानत मिली है और उसके बाद में संजय सिंह, उससे पहले संजय सिंह को जो जमानत मिली, तो देखा जा रहा है कि केजरीवाल के लिए भी एक रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ग्रीस की बात करूं तो उत्तरी एथेंस में जो जंगल में वहां आग लगी, 75 विमान और वह 15 हेलीकॉप्टर, 17 विमान वहां तैनात किए गए हैं, 15 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं।
क्योंकि ग्रीस की राजधानी एथेंस के उत्तरी किनारे पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और वहाँ देवदार के सूखे पेड़ हैं और तेज हवाओं के कारण आग रिहायशी इलाकों की सीमा तक पहुंच गई है। हालांकि अधिकारियों ने जंगल से सटे इलाकों को रहने वालों को तुरंत वहां हटने के निर्देश जारी कर दिए। दूसरी तरफ गाजा में देखा जा रहा है कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। रक्षा मंत्री योआब गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को बताया कि ईरान इजराइल पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है और गैलेंट के मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यह कॉल रात में हुई थी। इस बीच तनाव को देखते हुए ऑस्टिन ने मध्य पूर्व में एक निर्देशित मिसाइल पनडुब्बी की इजराइल के समीप तैनाती के आदेश दे दिए हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक अच्छी खबर भारत के लिए कि भारत कोरिया का जो ज्वाइंट वेंचर है वह 2000 करोड़ के निवेश की तैयारी कर रहा है। भारत और दक्षिण कोरिया की ज्वाइंट वेंचर वाली जो कंपनी है मर्कबा पीसीबीएस ने 20 प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है और ये भी देखा जा रहा है कि इससे लगभग 25,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहेगी। जी मनीष, बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हमारे स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी भी जुड़े हैं, जो मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबर हमको बताने वाले हैं। राजेश जी, वो मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें कौन सी है जो हर एक व्यक्ति की जुबान पर रही, अखबारों में खास हेडलाइंस बनी है और क्यों बनी है? देखिए मनीष, सरकार बनने के 7 महीने बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको विभागों का प्रभार दे दिया है। देर रात इसकी सूची जारी की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच जिस तरह से लंबी चर्चा चली और उसके बाद सीएम मोहन यादव ने देर रात से प्रभारी मंत्रियों का ऐलान किया है। नई सरकार के गठन के 7 महीने बाद आई प्रभारी मंत्रियों की इस सूची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ समन्वय के भी संकेत हैं। सीएम ने इंदौर जिला अपने पास रखा है, जबकि भोपाल का प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप को बनाया है। सीनियर कैबिनेट मंत्रियों को 2-2 जिले दिए गए हैं, जबकि कृष्णा गौर को छोड़कर स्वतंत्र प्रभार वाले व राज्य मंत्री 1 जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं। सिंधिया खेमे में तुलसी सिलावट को ग्वालियर के साथ बुरहानपुर दिया गया है। गोविंद सिंह राजपूत को गुना के साथ नरसिंहपुर और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को शिवपुरी के साथ पांडुर्ना जिले का जिम्मा दिया गया है। ये तीनों सिंधिया के करीबी हैं, खासम खास हैं। शिवराज सिंह चौहान के प्रभार वाले विदिशा और सीहोर जिले का जिम्मा मंत्री कृष्णा गौर और लखन पटेल को मिला है। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा होंगे। वर्मा को संगठन से जुड़ा माना जाता है, इसलिए उनका तोमर से तालमेल बेहतर रहेगा। प्रभारी मंत्रियों की सूची में दिग्गज नेताओं को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे जिलों से दूर रखा गया है। कैलाश विजयवर्गीय को धार के साथ सतना, प्रहलाद पटेल को भिंड के साथ रीवा जिले का प्रभारी बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को शहडोल के साथ सागर का प्रभार मिला है। दूसरी तरफ मंत्री राकेश सिंह को भी छिंदवाड़ा के साथ नर्मदापुरम का प्रभारी बनाया गया है। विश्वास सारंग खरगोन व हरदा जिले के प्रभारी होंगे। सीएम के ने गृह जिले उज्जैन का प्रभार अपने करीबी मंत्री गौतम चेटवाल को दिया है। प्रभारी मंत्रियों की सूची पर रविवार देर रात तक मोहन यादव, वी डी शर्मा और हितानंद शर्मा के बीच सहमति बनी। लंबी चर्चा हुई, लेकिन सिंधिया के प्रभार वाले क्षेत्रों को लेकर सहमति सोमवार की रात बनी, क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा कि जो प्रभार के जिले दिए गए हैं और वो ग्वालियर के आसपास के जिले हैं, जो चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत को दिया गया हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर को या तुलसी सिलावट को। एक खबर मेयर और पार्षदों से जुड़ी हुई है, जिस तरह से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। 20% बढ़ोतरी मेयर और पार्षदों के मानदेय में की गई है। मेयर की अगर हम बात करें तो अब मेयर को 26,400 रुपए मानदेय मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को नगरीय निकायों के सभी जनप्रतिनिधियों का मानदेय 20% बढ़ाने की घोषणा की। नगर निगमों के मेयर को अब 26,400 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे, जबकि पार्षदों को 14,400 रुपए मिलेंगे। नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के पदाधिकारियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। सीएम ने ये घोषणा सीएम आवास में आयोजित देवी अहिल्याबाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि
सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, मानदेय बढ़ाकर जनप्रतिनिधियों की सरकार में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बड़ा मानदेय अगले महीने से मिलेगा। इसकी मांग वैसे मनीष लंबे समय से, चाहे वो पार्षद हो, चाहे मेयर हो या जो पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से की जा रही है और अंततः फिर सरकार ने इस तरह का ये फैसला लिया है। एक खबर ऑनलाइन समन को लेकर है। ऑनलाइन समन भेजने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश हो सकता है। मध्य प्रदेश ऑनलाइन समन देने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इसके तहत अदालतें डिजिटल तरीके से जो समन या वारंट भेजेंगी, पुलिस इसी रूप में इन्हें संबंधित आरोपी, फरियादी या गवाह को तामील करवाएगी। राज्य सरकार ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत इसके नियम बना लिए हैं। सूत्रों का कहना है कि सोमवार को सरकार ने इसे मंजूरी भी दी है। अब नोटिफिकेशन के बाद जल्द ही ये नियम पूरे प्रदेश में लागू कर दिए जाएंगे। 10 जिलों से शुरू हुआ ट्रायल पुलिस की सभी 63 इकाइयों में कर दिया गया है। व्हाट्सएप और ईमेल पर भी समन वारंट तामील करवाने के लिए नियम बन रहे हैं। यानी इन माध्यमों के तहत भी भेजा गया समन तामील माना जाएगा। इसके लिए NIC CIS की पुणे स्थित मुख्यालय के अफसरों से मध्य प्रदेश पुलिस और कानून विभाग के अफसरों की करीब 42 बैठकें हुई और उसी के बाद इस तरह का इसमें निर्णय लिया गया है। एक बड़ी खबर निवेश को लेकर है। जिस तरह से लगातार निवेश को लेकर प्रदेश सरकार प्रयासरत है और अब भारत कोरिया का ज्वाइंट वेंचर मध्य प्रदेश में 2000 करोड़ का निवेश करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार की कंडीशन है, कोई भी उद्योग जब मध्य प्रदेश में लगता है तो ये उसमें एक कंडीशन है कि नॉर्म्स है कि मध्य प्रदेश के ही युवाओं को उसमें रोजगार दिया जाए। तो इस वेंचर में 25,000 नौकरियां मिलने की संभावना है। भारत और दक्षिण कोरिया की ज्वाइंट वेंचर वाली कंपनी मरकबा जो है ECDS ने मध्य प्रदेश में 20 प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन प्रोजेक्ट से प्रदेश में 25,000 नौकरियां पैदा होंगी। समूह के अधिकारियों ने जिस तरह सोमवार को CM से मुलाकात कर एक प्रस्ताव दिया, प्रतिनिधिमंडल ने CM के सामने निवेश योजनाओं का प्रेजेंटेशन भी दिया है। CM की चर्चा के दौरान कंपनी ने प्रदेश में वाटर एंड सीवेज पाइप निर्माण, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस, टूल मैन्युफैक्चरिंग, IT, नॉन जो फेरस मेट्रिकल है, ऐसे तमाम सारे जो प्रोडक्ट है जिनको लेकर निवेश की बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और चलिए देवभूमि का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी है। महेश जी, दर्शकों को बताइए उत्तराखंड की वो बड़ी खबरें कौन सी है जो अखबारों में खास तौर पर छापी गई है, खास हेडलाइंस बनी है। मनीष जी, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में पिछले 2 दिन में बड़ा राजनीतिक फेरबदल की संभावना की जा रही है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही यहाँ की कैबिनेट में विस्तार होगा। इसके लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं जो विधायकगण हैं, संगठन के चक्कर लगा रहे हैं। अब संभावना ये जताई जा रही है कि शायद 15 अगस्त के बाद यहाँ कोई न कोई जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो अमली जामा उसको पहना दिया जाएगा और यहाँ कैबिनेट में जो 3 रिक्त पद हैं वो भर दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देश के 50 जो चिकित्सा के संस्थान हैं जिसमें एम्स ऋषिकेश है, वो उसकी पहले जो रैंकिंग थी वो बहुत नीचे थी। अब वो रैंकिंग 14 नंबर पे वो आ गया है। सही थोड़ा सा उसका व्यवस्था बनी है। तो मैं आपको बता दूं, GST का विरोध कर रहे व्यापारी वो 40 लाख रुपए का जो GST का मापदंड है उसका विरोध कर रहे हैं। उसको उन्होंने लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यहाँ से ज्ञापन भेजा है जिलाधिकारी के माध्यम से। तो साथ ही बता देता हूँ आपको, स्वतंत्रता दिवस के समारोह में विकसित भारत बनाने के सहयोग वाले जो विशेष अतिथि हैं वो 15 अगस्त में दिल्ली में शामिल होंगे। इसमें उत्तराखंड से भी काफी संख्या में लोगों को चयनित किया गया है। इसलिए ये इस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ उत्तराखंड के जो लोग हैं ये भारत को विकसित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये वहां पर शामिल होंगे तो गौरव की बात मानी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं मनीष जी, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके जो स्वयं सहायता समूह हैं वो रक्षाबंधन को लेकर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके, उन्होंने वो उसके एक फेयर लगाया। उसमें
जो गणेश जोशी मंत्री सैनिक कल्याण है, उन्होंने वो गए और उन्होंने उसको प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अपील की है कि स्वयं सहायता समूह के बनाए हुए प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें, ताकि बिल्कुल। जो परिवार है उनको उसका लाभ हो सके। तो मैं बता दूं कि जो रिस्पना नदी हमारे यहाँ है, जो फ्लड जोन है, वहां सैकड़ों जो परिवार रह रहे हैं उन्हें नोटिस दे दिया गया है कि वो यहाँ से खाली कर दे, क्योंकि जो बारिश है, बारिश के कारण लगातार ऊपर से पानी आ रहा है। और आपको बता दूं कि सैनिक कल्याण मंत्री ने जो सीएम धामी की जो घोषणाओं पूर्व सैनिकों के लिए की गई थी, उसकी सराहना करते हुए कार्यक्रम में कहा है कि जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार पिछले टर्नओवर से काम कर रहे हैं, इस तरीके से यदि पूर्व सैनिकों का सम्मान रहा तो उनके परिवार बहुत ही कंफर्ट जोन में रहेंगे और यहाँ पर सुरक्षा संभावनाओं के साथ साथ उनका जीवन यापन आसान रहेगा। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार जो यहाँ की बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो पुष्कर सिंह धामी के आवास पे गई। उन्होंने आमंत्रण किया कि वो भाई बहन के इस पवित्र जो फेस्टिवल है, इस पर जो आपने ये जो यातायात में निःशुल्क किया है, चाहे वो रोडवेज बस हो चाहे सिटी बस हो, लगातार उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। बिल्कुल। तो बागेश्वर से बड़ी खबर यह है कि बारिश के चलते लगभग एक जो स्टेट हाईवे है वो 8 घंटे तक बाधित रहा और बड़ा हिस्सा वो ढह गया है और बीच गंगा नदी में वो चला गया है। तो मैं आपको बता दूं, बागेश्वर की 4 जो मकान है इसी उसमें जो सरयूर गोमती के निकट है, वो वहां ये घटना हुई है। स्कूल वहां पर डीएम ने वहां आज अवकाश घोषित कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। हरेला पर्व को छोड़कर के मैं एक खबर आपको और बता देना चाहता हूं कि जिस खबर को कल देश न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, वहां की जो समस्याओं के लिए दिखाया था, जिस गर्भवती महिला को लेके गए थे, उसके नवजात शिशु को वो मृत्यु हो गई, क्योंकि समय से उसे चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाई है। ये प्रमुख खबरें यहाँ मनीष जी रही हैं और लगातार जो जन समस्याएं हैं देश न्यूज उसको लगातार दिखाता रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ में छत्तीसगढ़ से हमारे स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी जुड़े हैं। सुनील जी, दर्शकों को बताइए कि वो छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें कौन सी है जो हर खास कौम के बीच में चर्चा का विषय तो रही, लेकिन अखबारों में खास हेडलाइंस भी बनी। मनीष जी, छत्तीसगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस तो मनाया ही जाता है देश देश से, लेकिन अब यहाँ पर हाथी दिवस भी जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है 12 अगस्त, उसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। और हमारे देश में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देश न्यूज के माध्यम से अपने देश को देना चाहता हूँ कि हमारे देश में इस वक्त लगभग 30,000 हाथी हैं। 29,964 2017 में जो इनकी गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग इनकी संख्या इतनी है। और 14 राज्यों में एलिफेंट कॉरिडोर काम कर रहा है, एलिफेंट रिजर्व 150 के लगभग हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हाथियों को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर इंसानों और हाथियों के बीच अक्सर संघर्ष देखा जाता है। जब कभी भी इंसान जंगल में फंसता है तो हाथी उसे मार डालते हैं, और कभी हाथी जब गांव में हमला करते हैं और वो इंसानों के चक्रव्यूह में फंस जाता है तो इंसानी आबादी उनको मार डालती है। सालाना यहाँ सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हाथियों और इंसानों के बीच द्वंद्व देखने को मिलता है, शक्ति प्रदर्शन जैसे मौके देखने मिलते हैं, और अंततः हाथी जो है भारी पड़ता है, इंसानों को मार देता है। लेकिन अब हाथी बन जा मेरे साथी जैसी स्थिति सरकार बनाने जा रही है, लोगों को प्रशिक्षित करेगी। यहाँ 3 राज्य हैं, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यहाँ अक्सर हाथियों की आवाजाही होती है, हमला करके खाने के लिए, कभी जंगलों में स्थिति नहीं होती। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि खदानें, कोयला खदानें यहाँ तेजी से विकसित हो रही हैं। तो जो नेचुरल आवास है हाथियों का, जो शरण स्थली है जंगल, वो खत्म हो रहे हैं, तो द्वंद्व बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर मनीष जी कि छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में जो फर्जी होलोग्राम्स बनाए जाते थे, वहां पर भी एक प्रकरण दर्ज किया था ईडी ने।
और एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने भी एक मामला दर्ज किए थे। तो ये इसमें सब पूछताछ जारी है। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अचानक एक फैसला दिया था जिसमें इस एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन सरकार का कहना है कि आरोपी रिहा नहीं होंगे। सरकार ने सख्ती बरती है और साफ कर दिया है कि उन सभी आरोपियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, क्योंकि मामला दर्ज है, इसलिए उनकी रिहाई अभी संभव नहीं है। एक महत्वपूर्ण खबर और है जो बांग्लादेश को हमारे देश से जोड़ती है, वो है कि वहां पर जिस तरह से अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं पर हमले हुए हैं, उसे लेकर अब छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी सड़कों पर है। उसमें कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स अपने ओपीडी बंद रखकर कोलकाता में जो घटना हुई है एक लेडी डॉक्टर के साथ में, उस घटना के विरोध में ओपीडी बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर। बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में है। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्या बड़ी खबरें रही और कौन सी खबर ऐसी है जो अखबार में खास हेडलाइंस बनी? देखिए मनीष, आपको बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक आईएएस देवेश चतुर्वेदी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद में ब्यूरोक्रेसी में बदलाव किया और उन्होंने जो है ब्यूरोक्रेट्स ने आईएएस एम देवराज को नई जिम्मेदारी दी है। उनको जो है नियुक्ति विभाग की जिम्मेदारी और कर्मी विभाग की जिम्मेदारी। एम देवराज काफी मेहनती और ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। मैं बता दूं, आईएएस एम देवराज जो है 1996 बैच के अफसर। वहीं उप मुख्यमंत्री के विभागों का जो उठापटक चल रही थी कि इसमें कहीं न कहीं बदलाव होने की संभावना बताई जा रही थी। हालांकि ऐसा दावा किया जा रहा था कि फेरबदल में दोनों उप मुख्यमंत्री क्रमशः ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य के विभागों के सचिव बदले गए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। मनीष, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास ग्रामीण विकास, समग्र विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, होम सार्वजनिक उद्यम और राष्ट्रीय एकीकरण विभाग। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास में चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग शामिल है। बता दें, इन दोनों डिप्टी सीएम के विभागों के कोई भी सचिव का तबादला अभी तक नहीं किया गया। वहीं हम आगे खबर की ओर रुख करेंगे कि सामूहिक विवाह योजना में घोटाला हुआ है और विवाहितों की जो जिनकी शादी हो चुकी थी उनकी शादी करा दी गई और रकम की बंदरबाट कर दी गई। ये पूरा मामला जो है सुल्तानपुर जिले का बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का बड़ा मामला सुल्तानपुर में उजागर हुआ। मनीष जी, यहाँ पहले से विवाहित दंपतियों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभार्थी बनाते हुए विवाह करवाया गया और उसके बाद आई धनराशि निकालकर आपस में बंदरबाट कर दी। वहीं जब मामला उजागर हुआ तो विभाग में हड़कंप मच गया और जिम्मेदार अधिकारी बोलने में कन्नी काट रहे। हालांकि जिन लोगों को लाभ नहीं मिला उन्होंने हंगामा किया और यह मामला सामने आ गया है कि वहीं जिन लोगों ने 10-10 हजार रुपए दिए थे उन लोगों ने भी अफसरों की पोल खोल दी। वहीं मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री की सुरक्षा और सख्त होगी। शासन द्वारा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा और मजबूत होगी। राज्यपाल, सीएम और पूर्व सीएम की होगी सुरक्षा और पुख्ता। रकम मंजूर होने के बाद में जरूरी उपकरणों की खरीदारी होगी। वहीं मैं बात करूंगा मनीष जी की एयरपोर्ट तैनात की जाएगी क्यूआरटी और प्रदेश के 10 एयरपोर्ट की सुरक्षा होगी और पुख्ता। शासन ने 14 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए और गृह विभाग में इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा बल और आधुनिक हथियारों से लैस होंगे। वहीं मैं बात करूंगा लोक सेवा आयोग ने बदली 3 परीक्षा की तारीख। पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते 3 भर्ती परीक्षा की तारीखें बदल दी गई है। 23 से 31 अगस्त के बीच होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 15 सितंबर को भी। वहीं होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 18 सितंबर को, सहायक नगर नियोजक 2023 मुख्य परीक्षा 25 सितंबर को भी और आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से संशोधित तिथि ये जारी की गई। मैं बता दूं मनीष जी की एयरपोर्ट के आसपास बने मकानों से जो खतरा मंडरा रहा था, सुरक्षा में खतरा बने मकानों पर चलेगा बुलडोजर, मानक के विपरीत बने मकानों पर चलेगा बुलडोजर। एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार ने बनाई पूरी कमेटी और 3 सदस्य कमेटी ने एयरपोर्ट के आसपास निरीक्षण किया है, उसके बाद रिपोर्ट सौंपी। मैं बात करूंगा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का पूर्व रिहर्सल आज होगा और आज फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा भवन के सामने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम होगा और सुबह 9:30 बजे से विधान भवन के सामने आयोजन किया जाएगा। मनीष,
बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, दर्शकों को बड़ी खबरें बताने के लिए, चूंकि वक्त भी हो चला है। तो बता दें कि प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में आज हमने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जाना है। कल इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमको दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।